नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, अखिलेश यादव जो है वो अयोध्या गए। लोगों को बड़ा इंतजार था कि अखिलेश यादव अयोध्या कब जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर। अखिलेश यादव कल यानी मंगलवार को वो अयोध्या में थे। वहां पर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर गए, रौनाही में। इसके अलावा एक पत्रकार शीतला सिंह थे, उनके घर भी गए। और साथ ही साथ हाई स्कूल में टॉप करने वाली एक बच्ची बालिका विद्यार्थी थी, उसके घर भी गए। लेकिन वहाँ नहीं गए जहाँ सबको उम्मीद थी या लोग सोच रहे थे कि वहाँ जाएंगे। जी हाँ, राम मंदिर के दर्शन करने अखिलेश यादव नहीं गए। अखिलेश यादव तकरीबन 2 घंटे तक अयोध्या में रहे, लेकिन और जहाँ वो थे वो जगह राम मंदिर से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर दूर रहा होगा। लेकिन अखिलेश यादव वहाँ गए नहीं। और जब पत्रकारों ने उनसे इस बाबत सवाल पूछा तो उनका कहना था कि हम जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और जब सारी जनता वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचेगी तो हम भी वहाँ पहुँचेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने गांव सैफई मतलब इटावा के पास सैफई, जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का गांव है, वहाँ पर वो कृष्ण मंदिर बनवा रहे हैं। और उन्होंने लोगों से कहा कि आप वहाँ भी आइएगा कृष्ण मंदिर के भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो अब कुछ लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव अयोध्या जाकर राम मंदिर क्यों नहीं गए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने अयोध्या में क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। खासकर राम मंदिर में दर्शन को लेकर या किसी अन्य मुद्दे पर, खासकर बीजेपी के ऊपर हमले को लेकर। तो पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा मीडिया से, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अखिलेश यादव जिस फार्मूले पर इस वक्त काम कर रहे हैं, पीडीए, एनडीए के खिलाफ पीडीए के फार्मूले पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। वो पीडीए क्या है और उस पीडीए से उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। पहले आप अखिलेश यादव की ये बाइट सुन लीजिए। लोग लुभान नारे दिए जाते हैं, कितना सही है। ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये कभी कभी बूमरैंग करते हैं। और मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र और देश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसे का, ईडी सीबीआई का दबाव, इनकम टैक्स का दबाव बना करके विधायकों को तोड़ रही है, जनता इनको आने वाले समय में सजा देगी। बीजेपी का कहना है और भी राज्यों में इस तरह का डिफेक्शन देखने को मिल सकता है। कई लोग और भी पार्टी का नाम ले रहे हैं। इस बार ये डिफेक्शन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया 24 में होगा। क्या रामलला का दर्शन करने जाएंगे आप? ए बेटा, तू भी नया पत्रकार है, मोबाइल से बन गया पत्रकार। मैं जब मंदिर बन जाएगा तो पूरा देश भी आएगा, हम भी आएंगे। और हमारे यहाँ जो मंदिर है उसमें आपको बुलाऊंगा। मैं पवन पांडे से कहता हूँ उनका नाम नंबर नोट के रखना, मैं बुलाऊंगा आपको स्पेशल तरीके से। गठबंधन किसका ये गठबंधन, मैंने आपसे कहा कि रीजनल पार्टियां हर जगह बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, हर मुकाबला कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कांग्रेस है, सभी दल साथ बैठ रहे हैं, रीजनल पार्टियों का साथ कांग्रेस भी देगी और जहां पर रीजनल पार्टियों को ज़रूरत पड़ेगी वहां साथ भी लेंगे। मायावती की पार्टी शामिल होगी भाई, उसमें जो फार्मूला होगा, क्योंकि अभी तो तय नहीं कर सकते हम, लेकिन उस बैठक में जो भी फार्मूला आएगा मैं समझता हूँ सब मानेंगे। सर, अधिकारियों की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार आप इतनी आवाज़ उठाई थी, इस पे अगला कदम आप? मैं आपको बधाई देता हूँ इस सवाल को उठाने पर और अयोध्या वासियों को। ये भारतीय जनता पार्टी कभी कभी समाजवादियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ और उसका आप निकलवा लेना रिकॉर्ड भी। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोंडा की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोरखपुर की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, लखनऊ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, बस्ती की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो। सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर खेल किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव की बाइट आपने सुनी। अब आगे बात करते हैं कि पीडीए फार्मूला जिस पर वो काम कर रहे हैं, पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अकलियत यानी मुस्लिम। अगर हम अखिलेश यादव के इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला पहले मायावती भी आजमा चुकी हैं। अभी पिछले ही चुनाव में उन्होंने इस दांव को आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। और क्या ये
2024 के लोकसभा चुनाव में सफल होगा। तो यूपी न्यूज 9 का जो आकलन है उसके मुताबिक शायद ये फार्मूला अखिलेश यादव को वो सफलता न दिला पाए जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। एक फर्क देखने को मिल रहा है इस माइनॉरिटी के सोच में, और वो ये फर्क आया है कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। असल में कर्नाटक में जब ये चुनाव चल रहा था और दोनों दल बीजेपी और कर्नाटक और कांग्रेस ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए, तो कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो में एक बात कही गई और वो थी कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों को बैन करने की। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, कई तरह की बयानबाजी हुई, हम उसमें बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके बाद कर्नाटक का जो रिजल्ट आया उसने ये साफ कर दिया कि जो कर्नाटक का मुस्लिम था वो जेडीएस के साथ नहीं गया, बल्कि उसमें से बहुत सारे वोट जो है वो कांग्रेस को मिल गए, और शायद इसलिए उसको मिले कि उसने बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात की थी। कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद और कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद, कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद, अब मुस्लिम समाज को लगने लगा है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है या बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, खासकर लोकसभा चुनाव में। क्योंकि बजरंग दल को बैन करने के बाद और बीजेपी के द्वारा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी मंच से बजरंगबली का जयकारा लगाने के बावजूद बीजेपी चुनाव हार गई। और ये फार्मूला कांग्रेस राजस्थान, जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यहाँ मध्य प्रदेश में, तो इसमें भी ज़रूर आजमाएगी। तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन फैल रहा है मुस्लिम लोगों के बीच कि कांग्रेस ही जो है वो टक्कर दे सकती है, और ख़ासकर अभी जो विपक्षी एकता चल रही है उसमें अगर ज्वाइंट कैंडिडेट विपक्ष का खड़ा होता है तो निश्चित रूप से अगर इसमें अखिलेश शामिल होते हैं तो जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार खड़े होंगे तो उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन अगर अखिलेश इसमें नहीं शामिल होते हैं तो फिर अखिलेश को काफ़ी दिक्कत होगी। अकेले दम पर इस उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी तकरीबन 24-25 करोड़ है और उसमें 4 करोड़ मुस्लिम हैं, जो लगभग 20% होता है, लगभग 20-21% होता है मुस्लिम आबादी है, और साथ ही साथ 22% की आबादी दलित की है। ये अलग बात है कि 2022 में मायावती का जो दलित वोट बैंक था वो 22% से घट के 12% पे आ गया, लेकिन दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दलित वोट में बिखराव हुआ, कुछ कांग्रेस, बाकी बीजेपी में भी दलित वोट गए। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि बीजेपी का जो मुफ्त राशन की नीति है वो सबको मिल रही है, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो। तो दलित, मुस्लिम और पिछड़े, जहाँ तक पिछड़ों की बात है तो अखिलेश यादव के पास पिछड़ों के नाम पर सिर्फ यादव वोट है। तो पीडीएफ फार्मूला जो अखिलेश यादव जिसकी तरफ काम कर रहे हैं वो कितना काम करेगा, कितनी मदद करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी इस फार्मूले से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में किसी पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल काम हो, चाहे वो बीएसपी हो या फिर एसपी हो। इसके अलावा बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा देगी इन पिछड़ों और दलितों के वोट के लिए। ये अलग बात है कि अक़लियत के वोट उसे नहीं मिलेंगे, और ये वो इस बात को जानती भी है, और वो इस बात की कोशिश भी नहीं करेगी कि उसे अक़लियत के वोट मिले, लेकिन दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी ज़रूर करेगी। तो इस स्थिति में पीडीएफ फार्मूला अखिलेश यादव के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सिर्फ इस फार्मूले की बदौलत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 50 या 60 सीटें जीतने का दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक पिछड़ों की बात है तो यादव को छोड़कर उनके साथ बहुत सारे जो दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो नहीं जुड़ेंगे। तो बड़ा दिलचस्प रण है 2024 का, और बड़ी दिलचस्प स्थिति है समाजवादी पार्टी की। दोनों तरीके से अपने अस्तित्व को बचाए रखने की उसकी सामने चुनौती है, साथ ही साथ विपक्ष की यूनिटी की जो कोशिश हो रही है उसमें वो किस तरह से भागीदारी करती है, इसकी चुनौती भी उसके सामने है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को किस तरीके से लेती है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितना एक्सेप्ट करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश का मुस्लिम किस तरफ जाएगा 2024 में, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुस्लिम वोटों का जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम उसे ही वोट देते हैं जो उसे लगता है कि बीजेपी को हरा सकेगा। जो उम्मीदवार बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है उसी को मुस्लिम ज़्यादातर वोट करते हैं। इसलिए
बीजेपी को हराने के लिए इस बार मुस्लिम, ये ज़रूरी नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे, वो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ चला जाए, या हो सकता है कि जो विपक्षी एकता में अगर ज्वाइंट कैंडिडेट, सिंगल कैंडिडेट खड़ा होता है सभी पार्टियों का, तो वो उस तरफ भी जा सकता है। लिहाजा मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को सिर्फ इसी फार्मूले पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और भी उपाय, जो उपाय बीजेपी पूर्व में अपना चुकी है, धार्मिक मुद्दे को छोड़कर बाकी चीज़ों हैं, बाकी जो समाज है, बाकी जो वोट बैंक है, चाहे वो पिछड़ा वोट बैंक हो या अगड़ा वोट बैंक हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजा सबका होता है। राजा हर जितनी भी प्रजा है सबका राजा होता है, तो राजा को अपनी हर प्रजा का ख्याल रखना चाहते हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो। तो बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।